तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका पूरा इस चैप्टर का नेम है। सिंपली इसको हम लोग सोल्यूशन चैप्टर बोलते हैं, यानी लिक्विड सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो लिक्विड सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन बोल सकते हो। सॉल्यूशन का मेन मीनिंग यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए क्या होनी चाहिए? एक कंपोनेंट सॉल्यूट और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होनी चाहिए। मींस एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होनी चाहिए, जिसमें एक सॉल्वेंट का काम करे और दूसरा सॉल्यूट का। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन। लेकिन अब ये मिक्सचर जो है 2 तरह के होंगे, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, ठीक है। और ये अंडर 10 में ही पढ़ चुके हो। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर किस तरह का होगा, किसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस और किसको होमोजीनियस, मालूम है ना? होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग, हाँ ठीक है। और हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस इन दोनों में मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। होमोजीनियस में जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट में थ्रू आउट द यानी कि सॉल्यूशन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होनी चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और होमोजीनियस जो मिक्सचर होगा ट्रू सॉल्यूशन होगा, और ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनको इजी वे में सेपरेट नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे लिख लो पहले कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी 2 कंपोनेंट होंगे, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसको सॉल्यूट बोले किसको सॉल्वेंट बोले? किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कोई सॉल्वेंट कोई कंपोनेंट सॉल्यूट है या कोई कंपोनेंट सॉल्वेंट है? हाँ, तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इसको हम लोग सिंपल जो है एक जनरल कंसेप्ट है, कह सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट कम होता है, लेस अमाउंट में होते हैं, और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। हो गया? चलो इसका डेफिनेशन लिख लो। तो 2 or more homogeneous mixture of 2 or more components are called solution, ठीक है। तो ये मिक्सचर होमोजेनियस होनी चाहिए और मिनिमम 2 कंपोनेंट होनी चाहिए। 2 से हायर भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट होमोजेनियस होनी चाहिए।
हो गया। चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical state, solute and solvent। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेस पे कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, यानी फिजिकल स्टेट का मीनिंग कि सॉलिड में है कि लिक्विड में है या और गैसियस स्टेट में, किस स्टेट में है, उसके बेस पे हम लोग डिफाइन करेंगे। यानी फिजिकल पार्ट में तीनों स्टेट पे 3 चैप्टर है एक तरह से। इसको लिक्विड सॉल्यूशन भी बोला जाता है, सिंपल सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं, और एक सॉलिड स्टेट भी चैप्टर है, और एक गैसियस स्टेट। तीनों स्टेट पे 3 चैप्टर है फिजिकल में। तो ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है उसके बेस पे कितने तरह का सॉल्यूशन होंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी चलो हम लोग देखते हैं। इसमें मैं सॉल्यूट पार्टिकल ले लिया, ठीक है, और इधर सॉल्वेंट। सॉलिड पार्टिकल में ले लिया सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। तीनों स्टेट में मैं सॉलिड पार्टिकल लिया। और सॉल्वेंट यहाँ पे अभी मैं ले लिया सिर्फ सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, कितने सॉल्यूशन बनेंगे यहाँ से। मैं अभी सॉल्वेंट क्या लिया हूँ, सिर्फ सॉलिड स्टेट में, यानी ये तीनों दोनों जो यहाँ पे दिख रहा है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कोई भी कंपोनेंट किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। यानी कि सॉलिड पार्टिकल सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में हो सकते हैं। सिमिलरली सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो उसके बेस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि सॉलिड पार्टिकल में अभी क्या ले लिया, तीनों स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्वेंट क्या लिया मैं, सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो इन तीनों से जो सॉल्यूशन बनेंगे, 3 सॉल्यूशन बनेंगे, बनेगा। एक हो जाएगा, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम लोग डिजल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूट डिजल्व होता है, सॉल्वेंट जो है ये डिजल्व करता है। तो ये यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड, एक सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा लिक्विड इन सॉलिड एंड थर्ड विल बी गैस इन सॉलिड। चलो लिखो, नोट करो। तो यहां से एक सॉल्यूशन बन जाएगा सॉलिड इन, इधर नहीं दिखेगा, सॉलिड इन सॉलिड दिखेगा अभी, यहां तक तो दिख जाना चाहिए। सॉलिड इन सॉलिड और लिक्विड इन सॉलिड और इधर गैस इन सॉलिड। तो 3 सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन।
हो गया। हो गया सबका। चलो देखो, अब इसके लिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, इन सब के लिए एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल है? सॉलिड में सॉलिड डिजल्व करता हो, सबने देखा होगा, जरूर यूज भी किया होगा, कितने लोग, हर एक के घर में यूज होता है, लेकिन उस पर ध्यान कभी नहीं गया। देखो यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन वेरी सिंपल है। जितने भी जैसे गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो 100% प्योर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल और मेलिएबल नेचर का होता है, तो चेन नहीं बन पाएगा। तो जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है उसमें यानी हार्डनेस लाने के लिए, चेन बनाने के लिए उसमें कॉपर मिक्स किया जाता है। प्योर गोल्ड नहीं होता है, चाहे वो कितना भी क्यों ना लिखे जो 24 कैरेट यानी प्योर गोल्ड है, नहीं, 100% प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है कॉपर मिलाया जाता है, कॉपर मिक्स किया जाता है। तो कॉपर भी सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है, लेकिन गोल्ड का उसमें कॉपर का पता चलता है, गोल्ड में नहीं। तो वो कैसे सॉल्यूशन हुआ? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना कॉपर इन गोल्ड। इसके लिए एग्जांपल इधर स्पेस हो तो लिख लेना कॉपर इन गोल्ड। फर्स्ट सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल में कॉपर इन गोल्ड जो सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड के लिए बताओ तो। देखो आप लिक्विड इन सॉलिड के लिए लिख लेना, इसमें एग्जांपल लिख लेना एमालगम, एमालगम ऑफ मरकरी विथ मेटल, लिख लेना एमालगम ऑफ मरकरी विथ मेटल। यहां लिक्विड इन सॉलिड देखना है, यानी सॉलिड पार्टिकल किस में होनी चाहिए? लिक्विड में। तो मरकरी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो एमालगम जो सॉल्यूशन होता है मरकरी का मेटल के साथ, वो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है। हाँ, एमालगम ऑफ मरकरी विथ मेटल। आज तो बारिश हो रही है जबरदस्त, ठीक है। तो एमालगम ऑफ मरकरी विथ मेटल जो सॉल्यूशन होगा ये लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिख लेना क्लोरोफॉर्म इन आयोडीन, ये भी क्या हो जाएगा? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? लिक्विड स्टेट में। आयोडीन क्या होता है? सॉलिड स्टेट में, वो भी लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म इन आयोडीन। क्लोरोफॉर्म का ये होता है CHCl3 और आयोडीन का आयोडो। ये भी जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्या हर एक थोड़े होगा, होमोजीनियस होनी चाहिए, अब कोई भी ले लेगा तो नहीं होगा। हाँ, तो ये होमोजीनियस फेज में नहीं बनाता है, इसलिए होगा। चलो इसमें देखो
गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड, यानी सॉलिड में गैस होनी चाहिए। देखो लिख लेना एग्जांपल में, प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन, अरे जो रिंग वगैरह में लोग नहीं पहनता है, एक स्टोन होता है रिंग वगैरह बना के लोग पहनता है, उसी तरह से हर एक स्टोन नहीं, एक प्यूमिस स्टोन होता है, बहुत सारे टाइप्स के स्टोन होता है, ठीक है, जैसे मोती है, ठीक है, इस तरह से उस तरह वो भी होता है, नील कमल भी होता है, बहुत सारे हैं। तो प्यूमिस स्टोन जो है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। और एक और हो जाएगा यहाँ पे, ये भी लिख लेना, ये लिख लेना, क्या, नहीं, ये नहीं, कौन सा, एरोजेल, नहीं, गैस इन सॉलिड में एक तो प्यूमिस स्टोन हो जाएगा, और भी हम लोग ले सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं है बट हम लोग, डस्ट स्टॉर्म, हाँ लिख लेना, डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म। हाँ चलो अगला, मैं सॉल्वेंट सिर्फ चेंज कर रहा हूं, ठीक है, सॉलिड तो वहीं रहेगा, यहां भी मैं इधर लिख रहा हूं, चलो सॉल्वेंट में ले लिया इधर सेकंड पार्ट के लिए, सॉल्वेंट अब मैं नेक्स्ट ले लिया लिक्विड स्टेट में। देखो फिर यहां पे कितने सॉल्यूशन बनेंगे, 3 सॉल्यूशन यहां भी बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट में मैं क्या लिया था, सॉल्वेंट सॉलिड, अब मैं सॉल्वेंट क्या ले लिया, लिक्विड, सॉलिड तो वहीं रहेगा तीनों स्टेट। तो चलो यहां देखो, इससे जो सॉल्यूशन बनेंगे 3 सॉल्यूशन यहां भी बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, यहां लिख लेना सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड क्या बन जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और फोर्थ थर्ड में गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो 3 सॉल्यूशन यहां भी आएगा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, हर एक अपने डेली लाइफ में यूज इसका, यानी जितने भी है लगभग सबके सब यूज होता ही अपने डेली लाइफ में। देखो यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन के लिए कोई एग्जांपल बताओ, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हर एक आदमी यूज करता है, सबको पता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। ग्लूकोज को मिलाते हो ना, गर्मी के दिनों में पीते हो, ग्लूकोज को वाटर में मिलाते हो, होमोजीनियस, यानी कि डिजोल्व करने के बाद उसमें ग्लूकोज का पता चलता है नहीं, कंप्लीटली क्या होता है, डिजोल्व कर जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वाटर में नमक मिला दो, कुछ देर बाद पता चलेगा उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, जब उसको टेस्ट करोगे तो पता चलेगा हाँ इसमें नमक है या चीनी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए एग्जांपल लिख लो, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और भी ग्लूकोज सॉल्यूशन,
तो ये सब सॉलिड इन लिक्विड के लिए एग्जाम्पल हो गया। चलो लिक्विड इन लिक्विड, ये तो और फेमस है। अल्कोहल इन वाटर सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन लिख लो, इसके लिए एग्जाम्पल और भी हो जाएगा बहुत, ऐसा कोई जरूर एक ही हो। अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। चलो नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, हाँ वो भी हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक इन जो है CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, CO2 गैस है, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, उसको प्रेशराइज करके जो है पैक किया जाता है, डिजल्व किया हुआ रहता है, वो भी लिख सकते हो। तो CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स, और भी लिख सकते हो गैस इन लिक्विड, जैसे O2 ऑक्सीजन इन H2O, वाटर में ऑक्सीजन है ना गैस, ठीक है। तो 3 टाइप्स का सोल्यूशन यहां पे आया, 3 ये आ गया, 6 आया। नेक्स्ट एक और आएगा, चलो हो गया सबका। थर्ड सॉल्यूशन सी, सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे तीनों हम ले लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉल्वेंट यहाँ पे, सॉल्वेंट कौन सा बचा हुआ है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, गैस इन सॉलिड, और गैस इन, सॉरी उल्टा हो गया, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ये आ जाएगा लिक्विड इन गैस, और गैस इन, चलो लिख लो। तो 3 सॉल्यूशन यहां आ गया, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। इसके लिए एग्जांपल, चलो बताओ, सॉलिड इन गैस क्या हो जाएगा, यह भी हर एक के घर में यूज होता है, हर एक आदमी यूज करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बताओ क्या, लिखो, कैम्फर, कैम्फर सबको पता है ना, कपूर जो होता है, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन होता है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ये भी सबको पता है, लिक्विड इन गैस। अरे फॉग, ठंडी के दिनों में जो है फॉग होता है, एयर में क्या होता है, लिक्विड का मिक्सचर होता है, ठीक है। अरे एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल से बहुत सारे एयर मिक्सचर है, अब उसमें क्या होता है, लिक्विड, जो कि वो यानी कि लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन बनाता है। तो इसमें लिख लेना,
फॉग हो गया, ठीक है, क्लाउड भी हो गया, क्लाउड भी लिख सकते हो, ठीक है, मिस्ट भी लिख सकते हो, नहीं मिस्ट नहीं होगा, क्लाउड हो जाएगा, फॉग हो जाएगा। चलो गैस इन गैस, ये तो सिंपल है, गैस इन गैस के लिए एनी टू और मोर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। तो एयर मिक्सचर जो है गैस इन गैस सॉल्यूशन होगा। एयर में बहुत सारे गैसियस कंपोनेंट है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, CO2 भी है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन मिक्स है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, उसको मिक्स करेंगे तो एयर मिक्सचर होगा, यानी गैस इन गैस सॉल्यूशन होगा। क्या हुआ? ये समझने वाली कोई बात नहीं है, इसको याद कर लो कैंपर। हाँ समझना है तो देखो, सॉल्यूशन का पता करने के लिए नेचर जो किस टाइप का है, उसका लास्ट फेज देखो ये क्या है। लास्ट फेज जो होता है वो सॉल्वेंट का फेज होता है। सॉल्यूशन का जो लास्ट फेज होता है वो सॉल्वेंट का फेज होता है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में, मोर अमाउंट में सॉल्वेंट ही रहता है। तो देखो कैंपर को जब जलाओगे तो क्या गैस दिखाई देता है? गैस, एयर मिक्सचर तो यहां भी है, दिखाई दे रहा है तुमको? नहीं, फील कर रहे हो ना, एक्सपीरियंस कर रहे हो, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। तो लास्ट फेज क्या है इसका? उसको जलाना छोड़ दो, ऐसे ही लाकर रख दो, थोड़ा देर बाद वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसका मीनिंग लास्ट फेज क्या है उसका? गैसियस है ना। अब पहले किस में रहता है वो? सॉलिड में। इसका मीनिंग लास्ट फेज ही बताता है सॉल्यूशन का मेन फेज क्या है, यानी सॉल्यूशन किस टाइप का है। तो सॉलिड इन गैस यानी कैंपर, ठीक है। चलो हो गया। तो टोटल कितने टाइप्स का फिजिकल स्टेट के बेस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हुआ? 3, 9 हुआ ना। 3 कहां से? 9 हुआ ना। 3 गैस के थ्रू, 3 लिक्विड के थ्रू, और 3 किसके थ्रू? सॉलिड के थ्रू। तो टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी कितना? इक्वल्स टू 9। तो लिख लो। तो इसमें एक नोट पॉइंट में लिख लेना, टोटल सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 9 तो आया, लिखो। अब यहां देखो, सॉलिड इन गैस, ठीक है, और लिक्विड इन गैस, ये दो टोटल जो 9 टाइप्स के बाइनरी सॉल्यूशन जो आ रहा है, उसमें 2 सॉल्यूशन जो है ऑलवेज हेट्रोजीनियस फेज में होता है, ये होमोजीनियस में नहीं होता है, हेट्रोजीनियस, ठीक है, ये और ये। तो हेट्रोजीनियस को सॉल्यूशन के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, हेट्रोजीनियस में मिक्सचर होता है, ठीक है। तो लिख लो एक पॉइंट में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, there are 2 types of solution, solid in क्या है? solid in gas, solid in gas and liquid in gas, solid in gas and liquid in gas. There are 2 types of solution, that is solid in gas and liquid in gas in heterogeneous phase.
इन हेट्रोजीनियस फेज और हेट्रोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दे नेवर फॉर्म सॉल्यूशन। हाँ हाँ, सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस in heterogeneous mixture or in heterogeneous phase they never form solution। ठीक है, क्योंकि जब हेट्रोजीनियस होगा तो सॉल्यूशन, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। सॉल्यूशन सिर्फ वही हो सकता है जो होमोजीनियस फेज में है। ये क्या है, किस फेज में है, हेट्रोजीनियस फेज में है। ठीक है, इसका मीनिंग कि टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन कितने होगा, 7, 9 में टोटल 7 होमोजीनियस फेज में होगा, 2 हेट्रोजीनियस फेज में होगा। तो लिख लो, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन का मीनिंग कि होमोजीनियस मिक्सचर। The total number of true solution on the basis of physical state of solute and solvent, on the basis of physical state of solute and solvent will be equals to 7, ठीक है, आउट ऑफ 9, आउट ऑफ 9। 9 में से 2 हेट्रोजीनियस में चला गया तो मेनली बचेगा कितना होमोजीनियस या ट्रू सॉल्यूशन, 7। चलो एक नेक्स्ट लिखो पॉइंट, तो कंपोनेंट के बेस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से होगा। तो ये 3 यानी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्नरी जिसको टर्शियरी भी बोल सकते हैं, और थर्ड होगा पॉलिनरी। तो बाइनरी का मीनिंग होता है ओनली 2 कंपोनेंट्स ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स ही हो, और टर्शियरी मीन्स ओनली 3 कंपोनेंट्स। और ये मोर देन 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में मेनली बाइनरी ही पढ़ना है, ये हम लोग के यूज में नहीं आएगा, मतलब इस चैप्टर में यूज में तो आता ही है बट ये पढ़ना नहीं है बाइनरी। तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिकल स्टेट के बेस पे, वो बाइनरी सॉल्यूशन, 2 ही कंपोनेंट हम लोग लिए थे। ठीक है, तो बाइनरी का ही हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करनी है।
तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये यहां पे दो हो जाएगा, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट विल बी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकंड विल बी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट में कंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड मीनिंग सबको पता होगा, अंडर 10 में ही ये भी पढ़ना। कंग का मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेटेड यानी कि क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, इसका तो पता है मीनिंग सबको। डाइल्यूट में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में सॉल्वेंट होता है, पिछले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस किए थे। कोई सोल्यूशन है उसमें और हम सॉल्वेंट ऐड कर दे तो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, उसको डाइल्यूट बोलेंगे। ठीक है, और कंसंट्रेटेड मतलब होता है, ऐसे उसको हिंदी मीनिंग होता है गाढ़ा सॉल्यूशन, जिससे गोंद है, गोंद क्या है, कंसंट्रेटेड है। हनी क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो हाईली कंसंट्रेटेड है। तो जो सॉल्यूशन मान लेते हैं, कोई ऐसे हम सॉल्यूशन लिया, देखो यहाँ पे मान लेते हैं मैं कोई सॉल्यूशन लिया, जैसे 1 लीटर वाटर है और उसमें 100 ग्राम शुगर मैं ऐड किया हूं। ठीक है, अब ऊपर से मैं क्या कर दिया इसमें, और मैंने इसको कांस्टेंट रख रहा हूं और 200 शुगर मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड होते जाएगा। अब शुगर ना मिलाकर मैं क्या कर दिया कि 1 लीटर वाटर है, शुगर 100 ग्राम, तो इसमें मैं क्या कर दिया 1 लीटर और वाटर मिला दिया, यानी 1000 सीसी, तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में क्या रहता है, सॉल्वेंट। ठीक है, और एक कंसंट्रेटेड यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी सॉल्वेंट से कम ही रहता है। ठीक है, सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, ये होगा, ये गाढ़ा सॉल्यूशन होगा ये जो है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रॉपर्टीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और यही प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में पढ़नी है, यही पढ़ते पढ़ते पता चलेगा चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, मेन इस चैप्टर का यही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी है, पोलरिटी है, यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसा है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिस पर डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उन सब में एक प्रॉपर्टीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ उसी को बोला जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता हो, यानी अमाउंट पे डिपेंड करता हो।
अदर से उसको कोई लेना देना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ उसी को कंसिडर किया गया है। ऐसे हजारों प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी जो इस पर डिपेंड करेगी। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन उन सबको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नहीं रखा गया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक ही पॉइंट को ध्यान में रख करके इसको कंसिडर किया गया है या इसको डिफाइन किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर। ठीक है, तो चलो लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन properties of solution which depends on properties of solution which depends only on number of solute particle, number of solute particle। हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल की नंबर पर डिपेंड करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता हो। इसका मीनिंग मैं क्या लिख सकता हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सीपी में शॉर्ट में लिख रहा हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन है। तो नंबर देखो यहां पे ध्यान दो, अगर नंबर पे डिपेंड कर रहा है इसका मीनिंग कि अमाउंट, नंबर बढ़ेगा तो अमाउंट बढ़ेगा। सपोज कि जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में मोल कंसेप्ट में देख रहे थे कि जैसे मैं ले लिया 1 मोल ऑफ H2O, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, Na। तो 1 मोल में Na पार्टिकल्स है, यानी Na पार्टिकल्स का मीनिंग कितना, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतना। लेकिन अगर मैं 2 मोल ले लिया तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, पार्टिकल्स बढ़ गया। तो पार्टिकल्स जब बढ़ेगा तो मास भी तो बढ़ेगा। पार्टिकल्स बढ़ने का मीनिंग क्या है कि मास बढ़ेगा। 1 मोल में कितने ग्राम है, 18 ग्राम। तो इसका 2 टाइम्स जब हो रहा है तो ये 36 ग्राम हो जाएगा ना। इसका मीनिंग कि नंबर बढ़ाने का मीनिंग क्या है, मास यानी अमाउंट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर बोल ले या अमाउंट बोल ले, ठीक है, बात एक ही है। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं, तो सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के अमाउंट पे, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, जो किस नेचर का है। ठीक है, चलो लिख लो। अब वही चीज तो है, मैं क्या लिखा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग डेली लाइफ में भी इस तरह से अगर सोचा जाए, जैसे मान लो डॉक्टर के ले लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, एडवोकेट हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑनर हो गया, स्कूल ऑनर हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, कह सकते हैं। ये भी क्या कर रहा है, सिर्फ नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो डॉक्टर को क्या चाहिए, नंबर ऑफ पेशेंट जितना ज्यादा आए, क्योंकि उनका तो फी फिक्स है, जितने पेशेंट ज्यादा आएंगे उनकी
इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। एडवोकेट को किससे मतलब है? नंबर ऑफ क्लाइंट से। जितना क्लाइंट ज्यादा आएगा उतनी उनकी इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो भी क्या हो गए? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए। अगर इंस्टीट्यूट ऑनर को देखा जाए या स्कूल ऑनर जो भी है, तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा आएंगे उनकी इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, ये सारे जो हैं हम लोग डेली लाइफ से रिलेटेड हैं अगर समझा जाए तो। यानी नंबर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, यानी कि नंबर बढ़ेगा सॉलिड पार्टिकल का तो अमाउंट बढ़ेगा, उसकी वजह से सीपी इंक्रीज करेगी, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगी। तो अभी कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? अभी मैं बताया जी एक कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसको एक फिक्स जो है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज माना गया है, जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से अब टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? तो ये 4 टाइप्स का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बस इस चैप्टर में यही डिस्कस करनी है, यही चारों पॉइंट डिस्कस करते करते चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में RLVP भी बोला जाता है। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ में है ऑस्मोटिक प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LOWERING, लोअरिंग। चलो फर्स्ट में लिखना RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट में एक टर्म आएगा वेपर प्रेशर। इसमें देखो तीन टर्म है एक ही में, एक तो है वेपर प्रेशर, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इन तीनों कंबाइंड करके तो फाइनली आरएल वीपी डिस्कस किया, डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है? ये टर्म फिजिक्स में भी आता है पढ़ने को। क्या होता है वेपर प्रेशर? यानी कोई सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, किसकी वजह से वो प्रेशर डेवलप करता है? किसके? लाउडली बोलो, तो सुनाई नहीं दे रहा। क्या बताएगा कोई? चलो देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड यानी सॉल्वेंट की वजह से होता है। ठीक है, सॉल्वेंट का प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर होता है। जैसे कुकिंग करते हो तो उस समय वो प्रेशर कुकर के थ्रू निकलता है ना बाहर, तो वो सॉल्वेंट का प्रेशर होता है। ठीक है, तो हीट जो एब्जर्व करता है और हीट एब्जर्व करने की वजह से एक फाइनल यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पे आगे हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, उसका क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट है। तो वेपर प्रेशर जो होता है प्रेशर की वजह से यानी वेपर की वजह से यानी लिक्विड का जो वेपर होता है उसकी वजह से उसका जो प्रेशर होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, वो प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाता है। उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट में लिखना प्रेशर exerted vapor of a liquid, pressure exerted vapor of a liquid pressure exerted vapor of a liquid in equilibrium is called vapor pressure. Is called vapor pressure. ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर लिक्विड का प्रेशर होता है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में या इक्विलिब्रियम पे जो है ये डेवलप करता है। ठीक है, तो जो प्रेशर वेपर लिक्विड के प्रेशर वेपर के द्वारा डेवलप करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पे आकर के प्रेशर जो है, यानी कहने का मीनिंग कि जब तक वो एक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यानी ओवरऑल सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा जैसे होता है तो फिर वो बाहर आना चाहता है, एक्सेस होता है तो। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो भी उसमें यूज किया गया रहता है उसका वो प्रेशर होता है। ठीक है, और वो वेपर फेज में यानी गैसियस फेज में जब आता है तो हायर जब होता है इक्विलिब्रियम से, एक्सेस जब होता है तो बाहर आना चाहता है, वो वही प्रेशर जो होता है उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। तो जो भी सॉल्वेंट हो, बहुत सारे सॉल्वेंट है, वाटर जैसे ये तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कॉमन सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर हर एक जो है लगभग हर एक काम के लिए यूज किया जाता है। दूसरा भी सॉल्वेंट है, बेंजीन ले लो, टोल्यूइन ले लो, बहुत सारे सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है वेपर फेज में गैसियस स्टेट में इक्विलिब्रियम पे, दैट विल बी वेपर प्रेशर। सॉल्यूट का वेपर नहीं होता है, किसका होता है? सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर कहा जाता है इसी को। अब है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक पॉइंट में लिखना कि अगर मैं ये कोई सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्यूट ये है और सॉल्वेंट को मैं बी मान लिया, तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिक्स किया गया है तो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और इसमें
अगर एक कंडीशन में ले लिया सिर्फ प्योर का, इसमें क्या है, प्योर इधर दिखाएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूं प्योर सॉल्वेंट, यानी इसमें सॉल्यूट नहीं है, इसमें क्या है, सॉल्यूट नहीं है। तो प्योर सॉल्वेंट का मैं प्रेशर मान लिया पी नॉट, ठीक है, और इसका सॉल्व प्रेशर कितना मान लिया मैंने, वेपर प्रेशर पी एस, और इसका वेपर प्रेशर कितना, पी नॉट। तो ये प्योर है, 100% प्योर है, जिसका मैं माना कितना, पी नॉट, और ये सॉल्यूशन है, इसमें इसका मीनिंग कि सॉल्यूट को ऐड किया गया है, तो इसको मैं क्या कंसीडर कर लिया, पी एस, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस, और ये प्योर के लिए पी नॉट, इसको पी नॉट बोलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का होगा या सॉल्वेंट का होगा, तो वेपर प्रेशर किसका हायर होगा, प्योर का, सॉल्वेंट का, इसमें कुछ भी सॉल्यूट नहीं है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट मिला दिया गया, तो सॉल्यूट क्या करता है, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, ठीक है, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, और इसको प्रैक्टिकली घर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसा घर में जाकर देखो, एक कंटेनर में एक प्योर सॉल्वेंट ले लो, अब वही सॉल्वेंट में दूसरे कंटेनर में कोई सॉल्यूट मिला दो, और दोनों को हीट देना चालू करो, देखो जो है ये लास्ट तक, यानी ज्यादा देर तक इसका प्रेशर निकलते रहेगा, और उसका जो है बहुत, क्यों, इसका कम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, कुछ तो सॉल्यूट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको वेपराइज होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज कम होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहां पे लिख लेना, इधर मैं लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent is always greater than the vapor pressure of solution, that is क्या लिख सकते हैं हम लोग, P नॉट ग्रेटर देन पी एस, P नॉट ग्रेटर देन पी एस। तो सॉलिड पार्टिकल क्या करता है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो प्योर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा इम्प्योर से, एक
देखो यहाँ देखो, यहाँ पे ग्राफ से क्लियर हो रहा है। दो मैं ग्राफ लिए, एक सिर्फ प्योर का लिया हूं, ठीक है, ये प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट, जिसका वेपर प्रेशर इधर है, और ये टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में। अब यहाँ पे देखो, वही मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, एक यानी प्योर का यहाँ पे ग्राफ है। अब उसमें जैसे ही सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बना तो उसका वेपर प्रेशर देखो तो टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया ना। पहले क्या था पी नॉट, अब क्या हो गया पी एस, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया। तो वेपर प्रेशर प्योर का क्या होता है, हाइयर होता है इम्प्योर से, ठीक है। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, देखो यहाँ पे, यहां ध्यान दो, ये जो चेंज दिख रहा है इन दोनों का डिफरेंस, यानी ये प्योर का है, ये उस समय का है जब कोई इसमें सॉल्यूट ऐड नहीं किया गया था। तो इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट। जैसे सॉल्यूट ऐड किया गया, सॉल्यूशन बना, इसका वेपर प्रेशर नीचे आ गया, तो कितना से चेंज किया, ये जो गैप आ रहा है, यानी डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर पी नॉट एंड पी एस, तो ये हो गया यहां पे डेल्टा पी। इसको ये डेल्टा पी हो गया। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या आया, पी नॉट माइनस पी एस, एंड दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो, तो इसका अगला पॉइंट हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड solution is called lowering of vapor pressure. चलो नेक्स्ट पॉइंट,
RLVP। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेशियो को RLVP बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। दैट इज RLVP इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P नॉट, ठीक है। और डेल्टा P कितना है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट हो जाएगा। यानी RLVP हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस PS अपॉन P नॉट। एक फार्मूला भी आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये RLVP लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये टर्म क्या होता है हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसमें एक और टर्म आएगा, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ ऑफ RLVP, ठीक है। तो रॉल्स एक साइंटिस्ट का नेम था, वो स्टेटमेंट दिया इसीलिए नाम हो गया रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिस तरह से न्यूटन था। चलो तो रॉल्स लॉ का क्या कहना है कि RLVP सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। यानी डेल्टा P अपन P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके अकॉर्डिंग। यानी ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और पिछले चैप्टर में। यहाँ भी वो सब करना था लेकिन ऑलरेडी वो सब हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ लिए, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से कोई बेनिफिट है नहीं।
तो ये सारे टर्म वहां पिछले वाले यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अभी मैं लिखा हूं आर एल वीपी, ठीक है। तो आर एल वीपी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बताया था ना, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का हम लोग निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। और मैं वहां पे डिस्कस भी किया था कि मोल फ्रैक्शन अब अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। तो एक का पता है तो दूसरे का 1 माइनस दैट कर दोगे तो आ जाएगा दूसरे का, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो नोट कर लो। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, n बाई n प्लस कैपिटल N लिख सकते हो। मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हो ना, ये टोटल मोल हो गया, यहाँ पे लिख लो एक बार। कैपिटल N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के अमाउंट ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा मोल होगा। और ये स्मॉल n मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो जिसका निकालना रहता है उसका टोटल मोल से डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए सॉल्यूट का मुझे निकालना है तो सॉल्यूट बाई टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन मिल गया सॉल्यूट का। चलो नोट करो। इसमें तो ये किस कंडीशन पे होगा, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। ये इक्वेशन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो हम अप्लाई करेंगे। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग समझ रहे हो ना, जो डिजल्व कर जाए, ठीक है, जो एस्केप आउट ना करे, ज्यादा वेपराइज ना हो, क्योंकि वेपराइज का जो है तो फिर वो डिजल्व नहीं करेगा। नॉन वोलेटाइल जो मोर सॉल्युबल हो, ठीक है। लेकिन अब केस 2 इसमें हम लोग फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, तो वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का मीनिंग ये हम लोग लिखेंगे कैपिटल N प्लस स्मॉल n नियरली अबाउट इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल N, ठीक है। जब वेरी वेरी डाइल्यूट होगा तो सॉल्वेंट का अमाउंट काफी एक्सेस हो जाएगा, तो उसके रेस्पेक्ट में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और मोल्स ऑफ सॉल्यूट नियरली अबाउट क्या होगा, सॉल्वेंट का इक्वल होगा। तो इसलिए अब यहां से हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे क्या, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट
इज इक्वल्स टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। ठीक है, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में डिसाइड किया गया है, तो ये तो सिर्फ सिंगल कंपोनेंट, तो ये तो रहेगा ही। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा P अपॉन P नॉट। अब बताओ मोल्स क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए मैं मान लिया कि ये वेट W1 बाई M1 सॉल्यूट के लिए मान लिया। सिमिलरली सॉल्वेंट के लिए W2 अपॉन M2 कैपिटल M2। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्वेंट। तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि W1 बाई W2 N2 M2 बाई M1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें अगर अमाउंट दोनों का सेम कर दे, इफ amount of solute and solvent, amount of solute and solvent is same, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा P बाई P नॉट इक्वल्स टू M2 डैश बाई M1 डैश, यानी सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करेगा इन्वर्सली। ठीक है, हो गया। तो ये RLVP हम लोग डिस्कस कर लिया। ये फार्मूला है, याद रखना इसको, डेल्टा P बाई P नॉट इक्वल्स टू N बाई कैपिटल N। ये सिर्फ कब होगा, वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं दिया हो इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यानी ये वाला जो अभी हम लोग लिखे थे कि डेल्टा P बाई P नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी N बाई कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल्स निकालना होगा और फिर कैलकुलेट करना होगा। और ये डेल्टा P भी मालूम है कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये पूरा होगा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक पूछ सकता है अब दे करके अदर को। ठीक है, चलो क्या हुआ, टाइम हो गया, चलो ठीक है।